दोस्तों, उम्मीद है आप सभी की तैयारी अच्छे से चल रही होगी। हम लोग कल कुछ वर्ल्ड ज्योग्राफी के कुछ पॉइंट ऑडियो में देख चुके हैं। उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हैं और यूरोप के कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को हम अभी देखेंगे, जिससे प्रश्न आता है। सबसे पहले हम लोग बात करें कि कहाँ से प्रश्न आ सकता है। तो आप देख रहे हैं जर्मनी। अब देखिए, इसमें जर्मनी दिखाई देगा, या मैप आपके पास जो भी एटलस होगा उसमें जर्मनी दिखाई देगा। जर्मनी की राजधानी बर्लिन है। यहाँ से प्रश्न किस तरह से पूछे जाते हैं, तो एक तो प्रश्न आता है कील नहर से, कि कील नहर कहाँ पर है। तो कील नहर जो है जर्मनी में है। पहला एक आपका आंसर होगा, कील नहर जर्मनी में है। और ये नहर किन किन दो सागरों को मिलाती है, तो आप देखिए जर्मनी के पश्चिम में नॉर्थ सी है और पूरब में बाल्टिक सी है ना। नॉर्थ सी और बाल्टिक सी। जर्मनी के उत्तरी भाग में जाइए नॉर्थ में, तब देखिए तो नॉर्थ सी और बाल्टिक सी को मिलाने के लिए, यानी मिलाया गया है किस नहर से, कील नहर से। तो एक तो कील पूछा जाता है। और जर्मनी की सबसे प्रमुख नदी कौन है, तो राइन नदी है। ठीक है। और राइन नदी यूरोप की सबसे व्यस्त नदी मानी जाती है। ठीक है। और राइन नदी और रूर क्षेत्र, ठीक है, राइन और रूर एक साथ आप याद करेंगे। राइन नदी और रूर क्षेत्र भी कहाँ है, जर्मनी में ही है रूर क्षेत्र। और रूर क्षेत्र किस लिए प्रसिद्ध है, तो कोयला वहाँ मिलता है, कोयला के लिए प्रसिद्ध है। और इसको यूरोप का जो ना औद्योगिक दृष्टि से इसको हृदय स्थल भी कहा जाता है, यानी हार्ट लैंड कह सकते हैं। ठीक है। इंडस्ट्रियल हार्ट लैंड कह सकते हैं किसको, रूर क्षेत्र को। और राइन नदी, ठीक है, राइन नदी आपको फ्रांस और जर्मनी की सीमा बनाते हुए बहती है और फिर आपको अटलांटिक ओशन में जाके गिर जाती है राइन। तो राइन काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि एक ओडर नदी है, तो राइन नदी तो फ्रांस और जर्मनी की सीमा बनाती है, लेकिन ओडर नदी कहाँ है, ODER, ओडर नदी, तो आप जर्मनी के पूरब में आ जाइए। जर्मनी के पूरब में आते हैं तो एक देश मिलता है पोलैंड। तो पोलैंड और जर्मनी के मध्य ओडर नदी है और वो जर्मनी और पोलैंड के बीच सीमा बनाती है। ठीक है। आपने सुना होगा नाम, बाल्टिक देश कौन कौन होते हैं, बाल्टिक देश कौन कौन से हैं। ठीक है। बाल्टिक देश का नाम सुना होगा, जैसे हम लोगों ने बाल्कन एरिया पढ़ा है, वैसे ही बाल्टिक क्षेत्र भी देखेंगे, या बाल्टिक देश कौन कौन है। तो देखिए, सबसे पहले तो आप देखिए फिनलैंड। फिनलैंड ऊपर है, ठीक है, यूरोप के नॉर्थ भाग में है। आप स्कैंडिनेवियाई क्षेत्र देख चुके हैं, हम लोग पढ़ चुके हैं, नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड, ये स्कैंडिनेविया पेनिनसुला के पार्ट हैं। तो फिनलैंड के नीचे आप देखिए, फिनलैंड के साउथ में बाल्टिक सी है, उसके नीचे एक आपको देश दिखाई देगा एस्टोनिया, और उसके नीचे दिखाई देगा लाटविया, और उसके नीचे दिखाई देगा लिथुआनिया। तो एस्टोनिया, लाटविया और लिथुआनिया। ठीक है। तो इसको हम कहेंगे
ELL इल, एस्टोनिया, लाटविया और लिथुआनिया। यही 3 जो देश हैं वो बाल्टिक कंट्री के नाम से जाने जाते हैं। क्यों बाल्टिक कंट्री के नाम से जाने? बाल्टिक सी के तट पर है, ये बाल्टिक स्टेट माने जाते हैं। एक बात मैं बता दूं कि ये जो 15 देश आज़ाद हुए थे यानी स्वतंत्र हुए थे सोवियत संघ से, ठीक है, तो उसमें ये 3 भी शामिल थे। 12 ने तो मिलकर के CIS बना लिया यानी कॉमनवेल्थ इंडिपेंडेंट स्टेट, लेकिन ये तीनों जो देश हैं जिसको हम इल कहते हैं, ELL, ये तीनों CIS में यानी कॉमनवेल्थ इंडिपेंडेंट स्टेट में शामिल नहीं है। अगर हम बात करें कॉकेसस रेंज की, तो मैंने बताया होगा कि कॉकेसस रेंज यूरोप में ही है। अगर एशिया और यूरोप का विभाजन की बात करें, ठीक है, या फिर ये कहें कि रूस या यूरोप का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कहाँ है, तो वो होगा एल्ब्रुस। एल्ब्रुस, और एल्ब्रुस जो है किस पर्वत में है यानी किस माउंटेन रेंज में है, तो कॉकेसस में, ठीक है, कॉकेसस में। तो ये कॉकेसस से पूछा जाता है कि उसका हाईएस्ट पिक कहाँ है, मतलब कौन सा है, तो एल्ब्रुस है। और एल्ब्रुस जो है ये रशिया में पड़ जाता है, ठीक है। यानी एल्ब्रुस, अगर देश पूछेगा कि किस देश में एल्ब्रुस है, माउंट एल्ब्रुस है, तो आप बेझिझक बताएंगे रशिया। और चूंकि यूरोप वाले पार्ट में पड़ता है, एशिया वाले पार्ट में नहीं पड़ता है, इसलिए यूरोप का हम कह सकते हैं कि सबसे ऊंचा चोटी, हाईएस्ट पिक, इसको कह सकते हैं। अगर हम बात करें आइबेरियन पेनिनसुला की, अरेबियन नहीं, आइबेरियन और अरेबियन में बहुत अंतर है। तो आइबेरियन पेनिनसुला कहाँ पर है, तो आइबेरियन पेनिनसुला आपको यूरोप में ही है। अगर आप देखिए फ्रांस और स्पेन, ठीक है, फ्रांस और स्पेन अगर आप देख रहे हैं तो वहाँ पे जो पेनिनसुला है उसी को कहते हैं आइबेरियन पेनिनसुला। यानी स्पेन और पुर्तगाल और फ्रांस का पार्ट है, तो ये पूरा कहा जाएगा आइबेरियन पेनिनसुला। स्पेन, पुर्तगाल, ये आइबेरियन पेनिनसुला यानी आइबेरियन प्रायद्वीप कहलाते हैं, ठीक है। और देख भी रहे हैं पुर्तगाल जिसकी राजधानी लिस्बन और स्पेन जिसकी राजधानी मैड्रिड है। तो आइबेरियन पेनिनसुला का अरब कंट्री से कोई लेना देना नहीं है, मैं यही बताना चाह रहा था, ठीक है। यूरोप की सबसे लंबी नदी की बात की जाए तो नो डाउट वो वोल्गा है, ठीक है। और वोल्गा यूरोप की सबसे लंबी नदी है, ठीक है। वल्दाई हिल से निकलती है और कहाँ पे गिरती है, कैस्पियन सागर में गिरती है। वोल्गा कैस्पियन सागर में गिरती है। और यूराल जो रिवर है वो भी कैस्पियन सागर में गिरती है। यूराल और वोल्गा दोनों कैस्पियन सागर में गिरती है, लेकिन ब्लैक सी में गिरने वाली कौन कौन सी नदियाँ हैं, ठीक है। ब्लैक सी में कौन कौन सी नदी गिरती है, तो इसको आप देखें। ब्लैक सी में एक फॉर्मूला से हम लोग याद कर लें, DN नदी गिरती है, DN। तो D से आपका जो होगा डॉन, N से निपर, और उसके बाद डैन्यूब और निस्टर। तो निपर,
निस्टर, डॉन, डैन्यूब, कैसे भी याद कर सकते हैं। डैन्यूब और डॉन दोनों नदी ब्लैक सी में गिरती है और नीपर और निस्टर भी ब्लैक सी में गिरती है। तो ये वोल्गा, यूराल, नीपर, निस्टर, डॉन और डेन्यूब, इससे प्रश्न अक्सर पूछा जाता है। डेन्यूब तो खैर यूरोप की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। सेकेंड हाईएस्ट नहीं, सेकेंड लॉन्गेस्ट जो रिवर है वो डेन्यूब है। और लॉन्गेस्ट कौन है, अभी हम लोग देखे हैं, वोल्गा। डेन्यूब की खास बात है कि कई देशों से होकर के गुजरती है, 10 देशों से होकर के गुजरती है। 10 देश में जर्मनी, ऑस्ट्रिया, स्लोवाकिया, हंगरी, क्रोएशिया, सर्बिया, बुल्गारिया, रोमानिया, यूक्रेन, माल्डोवा। तो इतने कंट्री से होकर के ये नदी गुजरती है, यानी बाल्कन पेनिनसुला, बाल्कन क्षेत्र से भी ये गुजरती है। तो ये डेन्यूब 10 देशों से होकर के गुजरती है। पुनः एक बार देख लें, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, स्लोवाकिया, हंगरी, क्रोएशिया, सर्बिया, बुल्गारिया, रोमानिया, यूक्रेन, माल्डोवा। इसको आप एटलस में मैप पे देखेंगे कि इसका रूट क्या है। और सीन नदी तो आपको पता ही है, पेरिस इसी नदी के तट पर है। इसी तरह से पो नदी, पो रिवर जो है ना वो उस इटली में है और गंगा ऑफ इटली कहा जाता है। एक नाम सुना होगा यूरोप में जो एक बार यूपीएससी में भी पूछा जा चुका है, पुस्टाज। पुस्टाज क्या है, तो हंगरी आप देखें, ठीक है, हंगरी दिखाई देगा, ऑस्ट्रिया के पूरब में हंगरी एक देश है और रोमानिया के पश्चिम में, यानी ऑस्ट्रिया और रोमानिया के मध्य हंगरी है। हंगरी में जो टेम्परेट ग्रासलैंड है, टेम्परेट ग्रासलैंड का मतलब हो गया शीतोष्ण घास का मैदान जो है हंगरी में, उसको पुस्टाज कहा जाता है। अब वही घास का मैदान, ठीक है, यूक्रेन में मिलता है, ठीक है, तो उसको स्टेपी कहा जाता है। यानी हंगरी में उसको पुस्टाज कहा जाएगा और यूक्रेन में स्टेपी। और स्टेपी बहुत ही फेमस है, आप पहले भी पढ़ चुके होंगे कि गेहूं उत्पादन के लिए बहुत फेमस है, इसलिए उसको ब्रेड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। विश्व का रोटी का बास्केट जो स्टेपी क्षेत्र है उसको आपको ब्रेड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड, यानी पूरे विश्व का ब्रेड बास्केट यानी रोटी का डलिया, रोटी का बास्केट कहा जाता है। तो ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट हो गया कि पुस्टाज कहाँ है। पुस्टाज जो है आपका यूक्रेन, ये सॉरी हंगरी में है, और स्टेपी कहाँ है, ये यूक्रेन में है। इसी प्रकार अगर हम एड्रियाटिक की रानी की बात करें, क्वीन ऑफ एड्रियाटिक, तो एड्रियाटिक सी आप देख चुके हैं, बाल्कन कोस्ट और इटली के मध्य जो है ये एड्रियाटिक सी है। तो एड्रियाटिक सी में किसको एड्रियाटिक का क्वीन कहते हैं, तो वेनिस को हम जो है ना एड्रियाटिक का क्वीन कहते हैं। वेनिस, यानी वेनिस इटली में है, उसको एड्रियाटिक की रानी कहा जाता है। इसी तरह से इटली में पो नदी है जिसको हम गंगा कहते हैं। वहाँ पे एक मैदान है, बड़ा फेमस प्लेन है जिसको लोम्बार्डी का मैदान कहते हैं, लोम्बार्डी। तो लोम्बार्डी अपने राइस प्रोडक्शन के लिए बहुत फेमस है, चावल के उत्पादन के लिए लोम्बार्डी बहुत प्रसिद्ध है। तो लोम्बार्डी कहाँ, इटली हो गया। एड्रियाटिक की रानी यानी क्वीन किसको कहते हैं, वेनिस को कहते हैं, ठीक है।
इसी तरह से मिलान एक शहर है, मिलान इटली में, उसको इटली का मैनचेस्टर कहा जाता है। इटली का मैनचेस्टर इज इक्वल टू मिलान। मैनचेस्टर सूती वस्त्र के लिए प्रसिद्ध है, उसी प्रकार मिलान भी सूती वस्त्र के लिए, वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। और इंडिया का मैनचेस्टर तो अहमदाबाद है ही, आपको पता ही है। नॉर्थ इंडिया के मैनचेस्टर की बात करें या उत्तर प्रदेश के मैनचेस्टर की बात करें तो वो कानपुर हो जाता है। साउथ इंडिया के मैनचेस्टर की बात करें तो वो कोयम्बटूर आ जाता है। उसी तरह से मिलान जो है वो इटली का मैनचेस्टर है। इसी तरह से इटली में एक तुरिन जगह है, प्लेस है, सिटी है तुरिन। तुरिन को इटली का डेट्रॉयट कहते हैं। इटली का डेट्रॉयट अमेरिका में है, जो ऑटोमोबाइल के लिए प्रसिद्ध है। तो ये भी ऑटोमोबाइल के लिए फेमस है। पिरेनीज माउंटेन कभी हम लोग डिस्कस किए होंगे, पिरेनीज पर्वत। तो ये पिरेनीज पर्वत जो है ये फ्रांस और स्पेन के मध्य है, यानी दोनों देशों को अलग करता है पिरेनीज। तो पिरेनीज फ्रांस और स्पेन में है, लेकिन इसी से मिलता जुलता एक और माउंटेन रेंज है पेनाइन। पेनाइन इंग्लैंड में है। तो दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। पिरेनीज फ्रांस और स्पेन के बीच है और पेनाइन इंग्लैंड में। इसी तरह से अगर हम बात करें जूरा पर्वत, जूरा माउंटेन, तो जूरा माउंटेन आप देखिए फ्रांस और स्विट्जरलैंड के मध्य है, यानी फ्रांस और स्विट्जरलैंड को अलग करता है। ठीक है, जैसा कि आल्प्स माउंटेन के बारे में हम लोग डिस्कस किए थे। आल्प्स माउंटेन कहाँ है? आल्प्स माउंटेन इटली, फ्रांस, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रिया, इन सभी देशों में आल्प्स फैला हुआ है। ठीक है, एक वर्ड जो है ना, एक पठार एक्चुअली बड़ा फेमस पठार है, प्लेटो है, जिसका नाम है सेंट्रल मैसिफ। तो सेंट्रल मैसिफ जो है ये जानने के लिए आपको फ्रांस देखना होगा। तो आप एटलस में फ्रांस देखें, फ्रांस का एक पठार है, ठीक है, जिसको सेंट्रल मैसिफ कहा जाता है। फिजिकल मैप में भी एटलस के फिजिकल वाले एरिया में आप देख सकते हैं उसको। और आल्प्स की तो चर्चा हम लोग कर चुके हैं कि आल्प्स की हाईएस्ट पीक जो है माउंट ब्लैंक है। और ख़ास बात, माउंट ब्लैंक स्विट्ज़रलैंड में नहीं है, माउंट ब्लैंक फ्रांस में है। आल्प्स तो स्विट्ज़रलैंड में भी फैला हुआ है, लेकिन माउंट ब्लैंक जो हाईएस्ट पीक है किसकी? आल्प्स की, वो फ्रांस में है। उसी तरह से जैसे सागरमाथा नेपाल में है, वर्ल्ड की हाईएस्ट पीक सागरमाथा नेपाल में है, उसी तरह से आपको माउंट ब्लैंक फ्रांस में स्थित है। राइन नदी का हमने चर्चा किया था। तो राइन नदी तो उधर जो गिर जाती है आपको जो इंग्लैंड और जो ना आपको फ्रांस के मध्य जो इंग्लिश चैनल है उस एरिया में गिर जाती है। ठीक है, लेकिन रोन नदी जो है फ्रांस में नीचे की तरफ बहती है। रोन नदी नीचे की तरफ बहती है और वो बहते बहते कहाँ गिर जाती है? यहाँ मेडिटेरेनियन सी में गिर जाती है, यानी भूमध्य सागर में गिरती है। तो रोन नीचे आती है, राइन आपको नॉर्थ वेस्ट की तरफ राइन जाती है, वो अटलांटिक ओशन में गिरती है इंग्लिश चैनल के पास। ठीक है, तो ये पूछा जाता है कि किस तरह से। इसी तरह से लियोन्स नाम सुनते हैं तो आपको इंटरपोल याद आता होगा। ठीक है, कि इंटरपोल का हेडक्वार्टर कहाँ है? लियोन्स में है। लेकिन लियोन्स रेशम उद्योग के लिए भी बड़ा फेमस है। लियोन्स फ्रांस का जो है ना, लियोन्स जो क्षेत्र है रेशम इंडस्ट्री के लिए भी
बहुत फेमस है। इसी प्रकार अगर एक बैंक से सवाल पूछा जाता है, बैंक, डॉगर बैंक, तो डॉगर बैंक का नाम अगर लिया जाए तो सीधे आप इंग्लैंड में आ जाइए, ठीक है, यानी ग्रेट ब्रिटेन में आ जाइए। और ग्रेट ब्रिटेन के पश्चिम में जो अटलांटिक ओशन है, ठीक है, तो वहीं पे ये नॉर्थ सी है, ठीक है, नॉर्थ सी ऊपर वाले पार्ट में, जो इंग्लैंड के पूरब में भी है और नॉर्थ में भी है। नॉर्थ सी यानी अटलांटिक ओशन में डॉगर बैंक है। और डॉगर बैंक किस लिए फेमस है ये पूछा जाता है। लोकेशन आपको याद रखना है कि इंग्लैंड के नॉर्थ में है, ठीक है, या फिर आप वेस्ट में भी है, नॉर्थ वेस्ट में है, या आपको नॉर्थ सी में भी कह सकते हैं। लेकिन वो किस लिए फेमस है, तो डॉगर बैंक मत्स्यन के लिए प्रसिद्ध है, यानी मछली मारने के लिए। तो डॉगर बैंक से मुझे याद आया, ग्रैंड बैंक भी आपको जानना चाहिए। ग्रैंड बैंक ये आपको नॉर्थ अमेरिका के ईस्टर्न कोस्ट पे है, जहाँ पर गल्फ स्ट्रीम और आपको लेब्राडोर स्ट्रीम यानी लेब्राडोर करेंट और गल्फ स्ट्रीम दोनों मिलती है, ठीक है, दोनों जहाँ मिलती है उस एरिया को हम कहते हैं सैरागेसो सी। और सैरागेसो सी में ही ग्रांड बैंक है जहाँ पे मछली मारा जाता है। तो ग्रैंड बैंक जब कहा जाएगा तो अमेरिका के पास हो जाएगा, और बैंक हो जाएगा तो इंग्लैंड के पास हो जाएगा। तो डॉगर बैंक याद कर लेना है। इसी प्रकार आप जब बात करेंगे कि एक प्रश्न आता है अमूर रिवर के बारे में, अमूर नदी। तो अमूर नदी जो है रूस और चाइना की सीमा बनाती है, ठीक है। बाकी तो आपको पता है कि सबसे गहरी झील जो है बैकाल झील है, ठीक है। और रूस में भी कई बड़े बड़े औद्योगिक क्षेत्र हैं। तो रूस जो है को याद देख लेना होगा, ठीक है। और रूस में क्या, जैसे रूस का पिट्सबर्ग, तो रूस का पिट्सबर्ग जो है ना वो तूला को कहा जाता है, TULA, तूला। पिट्सबर्ग, पिट्सबर्ग उसको कहा जाता है जहाँ आयरन और का काम होता है, तो उसको पिट्सबर्ग कहा जाता है। और मैनचेस्टर ऑफ रूस, रूस का मैनचेस्टर जो है इवानोवो को कहा जाता है, इवानोवो, मैनचेस्टर। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अगर हम इसी तरह से टेम्स नदी की बात करें तो आपको लंदन उसी पर है। यूराल नदी ये एशिया यूरोप की सीमा बनाती है, ठीक है। और ये कैस्पियन रिवर में गिरती है, कैस्पियन सी में गिर जाती है। और एक और नदी कैस्पियन सी में गिरती है जिसका नाम है वोल्गा, ठीक है। अगर नीपर की बात करें तो नीपर नदी भी ब्लैक सी में गिरती है, निस्टर ब्लैक सी में गिरती है, ठीक है। इसके अलावा जो है आपका डेन्यूब, डॉन, ये सभी जो है ना ब्लैक सी में गिरती है। ओडर नदी जो है ये अभी हम लोग डिस्कस किए, ओडर, ओडर नदी, ओडर नदी पोलैंड और जर्मनी की सीमा बनाती है। लेकिन वो गिरती कहाँ पर है, तो वो उत्तर की तरफ जाती है, नॉर्थ की तरफ जाती है, ठीक है। और वो बाल्टिक सी में गिर जाती है ओडर नदी। विस्तुला नदी बड़ा फेमस है, विस्तुला। ये एक ही पूछा जाता है कि पोलैंड की राजधानी किस नदी पर है, वारसा। पोलैंड की राजधानी वारसा किस नदी पे है, तो विस्तुला नदी पर है। तो बस उतना ही याद करना है, ठीक है। टाइबर नदी आपको पता ही है, टाइबर नदी जो है ना इटली में है और रोम इसी के तट पर अवस्थित है। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है। जैसे आइसलैंड, आइसलैंड के बारे में पूछेगा कि ये इसकी राजधानी कहाँ है, ठीक है। तो रिकजाविक इसकी राजधानी है और अक्सर राजधानी पूछा जाता है।
आइसलैंड। और कई बार आप देखिए कई इंडेक्स में आइसलैंड जो है ना सबसे आगे रहता है। कहने का मतलब मैप देखिए, एटलस देखिए, 2-3 बार सुन लीजिए, नोट कर लीजिए, और इसी तरह से आपको जो है वर्ल्ड ज्योग्राफी याद कर लेना चाहिए और बार बार रिवाइज करना चाहिए ताकि याद रहे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी लोग पढ़ते रहिए।